हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग एक न्यू टॉपिक, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, जो कि लिंग्विस्टिक स्टेट के रेफरेंस में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को पढ़ेंगे अच्छे से कि हमारे इंडिया में फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस की जाती है और लिंग्विस्टिक स्टेट क्या होता है, इसको समझेंगे। इसे स्टार्ट करें उससे पहले एक बार रिकॉल कर लेते कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग क्या पढ़े थे। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। हमारे कंट्री को फेडरल कंट्री, हमारे इंडिया को एक फेडरल कंट्री, क्या ऐसी फीचर्स है हमारे इंडिया में जो हमारे कंट्री को एक फेडरल कंट्री बनाती है। तो उसके बारे में हमने समझा था कि जैसे बहुत सारे फीचर्स हमने देखा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, अलग अलग स्टेट्स को कुछ स्पेशल पावर्स दिए गए हैं, यूनियन टेरिटरीज़ को कुछ स्पेशल पावर्स दिए गए हैं। उसके अलावा हमने देखा था कि हमारी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है वो आसानी से नहीं किए जा सकते, कुछ बदलाव नहीं होंगे। अगर बदलाव करने हैं तो उसके लिए क्या होंगे, राज्यसभा और लोकसभा में क्या होंगे, उस बिल को पास करने होंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हमने क्या पढ़ा था कि हमारी कंट्री में कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं या कुछ ऐसी फीचर्स जो है जो हमारी कंट्री को के कुछ ऐसी फेडरल फीचर है जो हमारी कंट्री को एक फेडरल कंट्री बनाती है। जिसमें हमने देखा था, एक और जुडिशरी को देखा था, इंडिपेंडेंट होती है। उस पे किसी का भी ये नहीं कह सकते हैं कि दबाव होता है। वो एक बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो डिस्प्यूट्स होता है तो डिस्प्यूट्स को ख़त्म करने का काम करता है। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग बेसिकली पढ़े हम क्या थे कि हमारी कंट्री को फेडरल कंट्री बनाने के पीछे हमारी कंट्री में कुछ ऐसी फीचर्स हैं, जो फेडरलिज्म के कुछ ऐसी फीचर्स हमने अडॉप्ट किए जो हमारी कंट्री को एक फेडरल कंट्री बनाती है। लेकिन जो आज की क्लासेज है उसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे कंट्री में ये जो फेडरलिज्म है ये बेसिकली कैसे प्रैक्टिस की जाती है। इट मीन्स ये फेडरलिज्म जो है वो कैसे प्रैक्टिस की जाती है, और वो पढ़ेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट्स के रेफरेंस में। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट हमने लिखा है कि फेडरलिज्म एंड सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। इट मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक कोई कंट्री अपने आप को फेडरल कंट्री बोलती है और एक सक्सेस फेडरल कंट्री, दोनों में बहुत अंतर है। कैसे डिफरेंस है? जैसे मान लीजिए कि कोई अपने आप को सिंगर बोलता है और एक सक्सेसफुल सिंगर में, एक सिंगर में, एक गायक और एक सिंगर में और एक सक्सेसफुल सिंगर में बहुत डिफरेंस है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं भी बोलता हूँ कि मैं बहुत अच्छा गा लेता हूँ, ठीक है, मैं भी सिंगर हूँ, मैं गा लेता हूँ। और एक वो सिंगर जो कि बहुत आगे जाकर बहुत अच्छे प्रोफेशनल लेवल पर बहुत अच्छे गाए हैं, बहुत ज़्यादा ट्रॉफीज़ लाई हैं, नेशनल अवार्ड्स उनको मिले हैं और बहुत सारे गाने गाए हैं, देश मतलब अपने हमारे कंट्री के लिए बहुत सारे गाने गाए हैं। तो वो क्या हुआ, वो एक सक्सेसफुल सिंगर हो गए। और हम लोग क्या है, हम लोग भी सिंगर हैं लेकिन हम लोग क्या है कि ऐसे ही गाने वाले हैं। तो वही अब इससे रिलेट कीजिए कि एक फेडरल कंट्री और एक सक्सेसफुल फेडरल कंट्री, दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कंट्री अपने को बोल रही है कि मैं फेडरल कंट्री हूँ। जैसे मान लीजिए कि इसको हम थोड़ा और अच्छे से रिलेट करवाते हैं। जैसे मान लीजिए श्रीलंका, हमने पढ़ा था पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका अपने आप को बोल रही है कि मैं भी अपने कंट्री में कुछ ऐसी फीचर्स अडॉप्ट किया हूँ कि मैं भी फेडरल कंट्री हूँ, ठीक है, बोल रही है। लेकिन क्या वो सक्सेसफुल फेडरल कंट्री होगी? नहीं होगी ना, क्योंकि वो अपनी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट नहीं कर रही, वहाँ पर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, वहाँ पर यूनिलेटरल बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो इन सारी बातों के कारण वो एक सक्सेसफुल फेडरल कंट्री नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली जो है सक्सेसफुल फेडरल किसी कंट्री में जो फेडरलिज्म की सक्सेस है वो डिपेंड किस बात पे करती है? तो देखिए, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। वो बेसिकली उस कंट्री के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और वहाँ के एक तरह से नेचर पे डिपेंड करती है कि वहाँ की जो लीडर्स हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स है, उस डाइवर्सिटी को कैसे अकोमोडेट कर रही है, वहाँ पर लोगों को कैसे लिबर्टी दे रही है, कैसे वहाँ पर एक तरह से बोल रहे हैं ना कि हैंडल कर रही है वहाँ की पॉलिटिक्स को, वहाँ के लीडर्स। तो बेसिकली ये वहाँ के नेचर और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पर, वहाँ की एक तरह से पॉलिटिक्स पे डिपेंड करती है किस क्या, तो फेडरलिज्म की सक्सेस। तो ये आपको समझ में आया कि फेडरलिज्म और सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म दोनों अलग अलग हैं। इस चैप्टर पर जो हम पढ़ेंगे वो बेसिक पढ़ेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट, जो हम इस क्लासेज में डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा सेकंड पढ़ेंगे लैंग्वेज पॉलिसीज, और थर्ड पढ़ेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन, जो हमारे कंट्री को एक सक्सेसफुल फेडरल कंट्री या हमारी कंट्री में सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म को दर्शाता है। तो सबसे पहले हम लिंग्विस्टिक स्टेट को समझते हैं। इसमें पहला पॉइंट हमने लिखा है कि एवोल्यूशन ऑफ स्टेट ओवर पीरियड ऑफ टाइम 1947 टू 2020। इट मीन्स कहना क्या चाह रहा है स्टेटमेंट कि जो
1947 से लेकर आज 2020 मतलब 2020 में जो हमारा टाइम पीरियड चल रहा है, तो इसमें जो स्टेट्स है उसमें बहुत एवोल्यूशन आया, बहुत चेंजेज आया है। आज हम जो देख रहे हैं 28 स्टेट और 9 यूनियन यूनियन टेरिटरीज है। तो ऐसा नहीं कि जब शुरू शुरू में हमारे देश को आज़ादी मिली और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो उस समय 1947 में या 1948 में या 1950 के समय में इतना ही स्टेट था और यही मतलब जो प्रोग्रेस है वो चलते हुए आए। ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन आया है, बहुत ज़्यादा चेंजेज आया है, बहुत सारे स्टेट क्रिएट हुए हैं, बहुत सारा स्टेट नए नए बने हैं, बहुत सारा बोल सकते हैं मॉडिफाई हुए हैं स्टेट्स। तो देखिए समझिए कि 1949 के समय में मात्र 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज ही थे, जो आज चेंज होकर 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट हो चुके हैं हमारे कंट्री में। तो सोचिए कितना एवोल्यूशन आया है स्टेट्स में और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो 1947 से लेकर 2020 के बीच में, तो बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन आया है। और इसमें सेकंड पॉइंट है कि क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इज, और जो बहुत सारे ऐसे भी स्टेट बने हैं जो बेसिकली लैंग्वेज के बेसिस पे बने हैं। तो जो क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक स्टेट। तो जो स्टेट का जो मॉडिफिकेशन हुआ है या जो स्टेट बना है, वो जो स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे बना है वो बेसिकली लिंग्विस्टिक स्टेट कहलाया है। अलग अलग स्टेट्स का मॉडिफाई हुआ, अलग अलग स्टेट्स बने, और जो स्टेट्स क्या हुआ लैंग्वेज के बेसिस पे बना, वो बेसिकली क्या कहलाया लिंग्विस्टिक स्टेट्स कहलाया। इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि पीपल स्पीकिंग सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। मतलब जो लोग एक तरह का लैंग्वेज बोलते थे उन्हें एक ही बोल सकते हैं कि स्टेट्स में रखा गया। जैसे कि मान लीजिए कि जो तमिल बोलते थे तो उनको तमिलनाडु में रखा गया, उनके लिए क्या बन गया, तमिलनाडु स्टेट्स बन गए। उसके अलावा जो बोल सकते हैं जो गुजराती बोलते थे उनके लिए गुजरात बन गया। उसके अलावा जो मलयालम बोलते थे उनके लिए केरला हो गया। उसके अलावा जो बोल सकते हैं मराठी बोलते थे उनके लिए महाराष्ट्र हो गया। तो इस तरह से बोलते थे कि अलग अलग डिफरेंट लोग जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, लैंग्वेज के बेसिस पे जो हमारे स्टेट्स बना है। ठीक है, तो इट मीन्स कि इसी को हम लिंग्विस्टिक स्टेट बोलते हैं कि जो लैंग्वेज के बेसिस पर बेसिकली क्रिएट हुआ है। तो पीपल स्पीकिंग सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। तो तो इससे लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट हमारे इंडिया में बनी है। तो ऐसा नहीं कि लैंग्वेज के बेसिस पे ही स्टेट बनी है, तो बहुत सारी और भी फैक्टर रही है, जैसे कल्चर रही है, उसके अलावा जोग्राफिकल बैरियर्स रही है। जैसे कल्चर के अलावा आधार पे अगर आप देखते हैं तो देखिए नागालैंड हो गया, मणिपुर हुआ, तो एक अलग सा वहाँ पर कल्चर, जैसे कि नागालैंड को देख लीजिए। तो नागालैंड में क्या है कि अलग से नागा एक ट्राइबल्स रहते हैं, तो उनकी अपनी कल्चर है। तो बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है लैंड ऑफ नागाज, तो नागालैंड बन गया। उसके अलावा जोग्राफिकल बैरियर्स देखिए, तो जैसे कि हिमाचल प्रदेश आप देखते हैं तो दिख रहे हैं ना, तो हिम जोर आंचल मतलब कि बेसिकली जो माउंटेनियस एरिया हुआ, हिमाचल मतलब कि पूरी तरह से एक माउंटेन के आंचल में, इसमें हिम के आंचल में, तो इस तरह से माउंटेनियस एरिया हुआ, तो उसमें उस आधार पे उसको बना दिया कि हिमाचल प्रदेश हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग फैक्टर से हमारे स्टेट का क्रिएशन हुआ है। ऐसा नहीं कि केवल लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ है, उसके अलावा केवल जोग्राफिकल बैरियर्स के आधार पे हुआ, कल्चर के आधार पे, अलग अलग फैक्टर्स पर अलग अलग टाइम पीरियड में क्या हुआ, स्टेट्स का क्रिएशन होता हुआ चला आ रहा है और एवोल्यूशन हुआ है स्टेट्स के में। और जो लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट बेसिकली बना है, तो उसे हम लिंग्विस्टिक स्टेट बोले। समझ में आया आप लोगों को लिंग्विस्टिक स्टेट क्या होते हैं? लेकिन ऐसा नहीं कि लिंग्विस्टिक स्टेट शुरू में ही बन गया, शुरू में ही क्रिएट हुआ, उसमें भी बहुत सारी परेशानियां रही। देखिए क्या हुआ है, लीडर्स फियर, शुरू शुरू में क्या होता था कि लोग बहुत डरे हुए थे, जो लीडर्स थे वो डरे हुए थे। लीडर्स फियर्ड इट वुड लीड टू द डिसइंटीग्रेशन। लोग उस समय क्या सोचते थे, लोग सोचते थे कि नहीं नहीं, शुरू में बहुत सारा लीडर्स ने अपोज किया, बोला नहीं नहीं ये पॉसिबल है। लीडर्स को इसलिए डर था, लीडर्स डर रहे थे कि मान लीजिए कि आज हम एक एग्जांपल के रेफरेंस में आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए कि आज हम क्या करते हैं, तमिलनाडु को लैंग्वेज के बेसिस पे, तमिल लैंग्वेज के बेसिस पे अगर तमिलनाडु बना देते हैं, हो सकता है कि आज ठीक है, लेकिन बाद में वो बोले कि मुझे क्या करो, एक अलग सा इंडिपेंडेंट कंट्री बना दो। तमिलनाडु ऐसे बाद में डिमांड करने लगे। वो कहावत सुने ना कि उंगली देते हो तो वो हाथ ही पकड़ लिया पूरा। तो इस तरह से, तो उसको हम थोड़ी सी छूट देते हैं तो उस छूट का वो डिसएडवांटेज ना ले ले, गलत फ़ायदा ना उठा ले। आज हम उसको बोलते हैं कि ठीक है तुमको हम लैंग्वेज के बेसिस पे तमिलनाडु बना देते हैं, और तमिल लैंग्वेज है तो ठीक है तमिलनाडु, और बाद में बोले कि नहीं हमको कंट्री में रहना ही नहीं है, हमें स्वतंत्र कर दो, इंडिपेंडेंट कर दो। तो इसलिए क्या होता है कि हमारी कंट्री डिसइंटीग्रेट ना कहीं हो जाए, तो इसलिए जो लीडर्स थे वो बहुत डरे हुए थे।
लेकिन बाद में क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो रेजिस्टेड फॉर द सम टाइम, मतलब बहुत समय तक क्या हुआ था, बहुत समय तक सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत रेजिस्ट किया। इट मीन्स आप इससे समझ लीजिए कि 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था, उसके बाद ही जो लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के आधार पे जो स्टेट बनना शुरू हुआ था। तो 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था, उसके बाद ही लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनना शुरू हुआ, लिंग्विस्टिक स्टेट बना। तो सोचिए उस समय तक कितना अपोज हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपोज किया, बोला नहीं नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है, इससे क्या होगा, हमारी कंट्री डिसइंटीग्रेट हो जाती है। और फियर हो भी क्यों नहीं, क्योंकि उस समय के लीडर्स ने क्या देखा था, पार्टीशन देखा था, हमारे जो पाकिस्तान के साथ हुआ है इस तरह से। तो बोल सकते हैं कि क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, बाद में इनके लिए राजी हो गए। बट एक्सपीरियंस हैज़ शोन दैट द लिंग्विस्टिक स्टेट हैज़ फोर्स यूनिटी एंड मेड एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन बाद में इनकी डिमांड के कारण उनको क्या करनी पड़ी, लिंग्विस्टिक स्टेट का क्रिएशन करना पड़ा। लेकिन इससे का जो रिजल्ट निकल कर आया वो बहुत ही चौंकाने वाला था। क्या था जो रिजल्ट आया था, तो ऐसा नहीं कि वो डिसइंटीग्रेट हुआ, इससे और यूनिटी बढ़ी और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ईजियर हो गया, बहुत ही आसान हो गया। कैसे, तो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे आसान हो गया, जैसे मान लीजिए कि मराठी बोलने वाले पूरे महाराष्ट्र में रह रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ वहाँ के ऑफिशियल काम जितनी भी होती है अगर मराठी लैंग्वेज में हो, तो किन्हीं को कोई परेशानी नहीं होगी महाराष्ट्र की। ठीक है ना, महाराष्ट्र में जितनी भी ऑफिशियल वर्क होती है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन होगी, अगर मराठी लैंग्वेज में होगी, तो किन्हीं को कोई परेशानी होगी, बहुत ही आसानी हो जाएगी ना सबको, क्योंकि सब मराठी बोलने वाले रहते हैं, सब अच्छे से समझ जाएंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ईजियर हो गया। सेकेंड क्या हुआ, तो इट मीन्स कि धीरे धीरे ये जो हमारा यूनिटी को भी फोर्स्ड किया, यूनिटी भी बहुत ज़्यादा हमारी बढ़नी शुरू हो गई। कैसे, तो जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं आज कि हमारी कंट्री सबसे डाइवर्स है पूरे वर्ल्ड में, लैंग्वेज के आधार पे, अलग अलग कल्चर के आधार पे, और हम आज भी यूनिटी के साथ हैं। हम कभी नहीं सोचते कि डिसइंटीग्रेट होना है, हमें अपने कंट्री से बट के अलग होना है। आज भी हमारे पास क्या है, बहुत यूनिटी है। हम एक बोल सकते हैं, एक तरह से हम बोलते हैं कि एक पहले हम कंट्री का हिस्सा है, उसके बाद स्टेट का हिस्सा है। इट मीन्स कि हम पहले भारतीय हैं। कोई अपने आप को ऐसा तो नहीं, मतलब बहुत कम ही होता है, ज़्यादातर बोलते हैं हम पहले आई एम इंडियंस, मैं भारतीय हूँ। तो इस तरह से ये हमारी यूनिटी को फोर्स किया और साथ साथ ही हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाया। क्वेश्चन अगर आ जाएगा कि हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, तो आप पहली बात तो लिखिएगा कि फेडरलिज्म वर्सेस सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, लिंग्विस्टिक स्टेट को एक्सप्लेन कीजिएगा। फिर उसके बाद मैं 2 पॉइंट और है जो बचा हुआ, वो मैं नेक्स्ट क्लासेज में समझा दूंगा, उसको एक्सप्लेन कीजिएगा, लैंग्वेज पॉलिसी और सेंटर स्टेट रिलेशन। तो इससे आपका पूरा ये फुल मार्क्स मिल जाएगा हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस में। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ तक अगर कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हैं।